हाय एवरीवन, दिस इज़ पैशन फॉर स्टडी चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का टॉपिक, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। तो जब ब्रिटिश पीपल इंडिया में रूल करते थे, उस समय गांव में रहने वाले लोगों का लाइफ कैसा था, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्टार्टिंग के समय में जब हमारा इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर वर्क में सबसे आगे माना जाता था। तो स्टार्टिंग के समय में एग्रीकल्चर वर्क जो होता था और क्राफ्ट इंडस्ट्री जो होती थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी इंडिया की पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जो ब्रिटिश पीपल इंडिया में आए तो वो यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है सिर्फ उसको पूरी तरह से कुचल नहीं दिए, बट उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर पॉलिसी थी, जिस तरह से खेती किसानी का काम किया जाता था इंडिया में, उसमें भी उन लोगों ने चेंजेस लेके आया। किस तरह से चेंजेस लेके आया? उन लोगों ने जो ज़मीन होती थी उसमें टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता था उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ। तो हमारा सेकंड टॉपिक है कॉलोनियल एग्रीरियन पॉलिसी। तो जब उपनिवेशवाद स्टार्ट हुआ, बाहर के दूसरे देश के लोग, ब्रिटेन के लोग इंडिया में आके रहने लगे, तो जो एग्रीरियन पॉलिसी है, कृषि नीति है, उन लोगों ने किस तरह से लागू किया उस टॉपिक में हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉलिसी है वो है परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी, जो कि 1793 में स्टार्ट किया था। ये जो पॉलिसी है उसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्टार्ट किया था। ठीक है, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो इंडिया के पीपल है, विलेजर्स हैं, उन लोगों को टैक्स पे करना रहता था। और इसमें जो ज़मींदार होते थे, एक पर्टिकुलर पर्सन होता था जिसे एक काफ़ी बड़े एरिया का ज़मींदार बना दिया जाता था, लैंडलॉर्ड बना दिया जाता था। और उस लैंडलॉर्ड को उस पर्टिकुलर एरिया से में जितने भी विलेजर्स रहते थे, खेती किसानी करने वाले लोग रहते थे, उनसे टैक्स कलेक्ट करना रहता था। और कलेक्ट करने के बाद ये ज़मींदार जो रहते थे उनको एक फ़िक्स अमाउंट ईस्ट इंडिया कंपनी को देना रहता था। ये जो पॉलिसी थी उसमें बहुत कहना चाहिए प्रेशर पड़ता था किसान लोगों को, उन्हें एक फ़िक्स अमाउंट पे करना रहता था। अगर जो ज़मींदार है, जो फिक्स्ड अमाउंट उनको ब्रिटिश पीपल को देना रहता था, वो नहीं दे पाते थे, तो उनको ज़मींदार की पोस्ट से हटा दिया जाता था। सेकेंड टॉपिक, रियायतवारी सिस्टम। ये टैक्स कलेक्शन का दूसरा मेथड है जो कि 1820 में स्टार्ट हुआ था। इस सिस्टम को जो इंडिया में गवर्नर जनरल थे 1820 में, थॉमस मुनरो, उन्होंने स्टार्ट किया था। इस वजह से इसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है, रियायतवारी सिस्टम भी कहा जाता है और मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। जो सेटलमेंट सिस्टम थे उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, जो भी ड्रॉबैक थे, जो भी कमियां हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन सबको फुलफ़िल करने के लिए ये जो सेकेंड सिस्टम है उसको अप्लाई किया गया था। इसमें जो रियोट्स होते थे वो एक पर्टिकुलर विलेज में रहने वाले जो किसान होते थे उनको रियोट्स कहा जाता था। तो इस सिस्टम के थ्रू, रियायतवारी सिस्टम के थ्रू, जो कंपनी होती थी वो डायरेक्ट ही कल्टीवेटर्स से कांटेक्ट रखती थी टैक्स कलेक्शन के लिए। इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को कलेक्शन के लिए नहीं दिया जाता था, डायरेक्ट ही जो किसान होते थे उनसे कलेक्ट किया जाता था टैक्स। ठीक है, और
20 से 40 साल के लिए समथिंग टैक्स फिक्स रहता था कि पर ईयर इन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना है, इस तरह से फिक्स रहता था। लेकिन ये जो सिस्टम है रियायतवारी सिस्टम, इसमें जो रेवेन्यू था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था और कलेक्ट करने का जो तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा कठोर था, जिसकी वजह से किसानों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। और जो ड्रॉबैक हुए थे सेटलमेंट सिस्टम की वजह से, उससे बाहर आने के लिए बहुत ही अब सिर्फ अपना फ़ायदा देख के ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग किसानों से टैक्स लेते थे। और ये बहुत ही ज़्यादा हाई टैक्स का सिस्टम था, बहुत ज़्यादा टैक्स लेते, जिसकी वजह से ये जो टैक्स सिस्टम है ये भी फेल हो गया और इसकी जगह फिर एक नया टैक्स सिस्टम अप्लाई हुआ। थर्ड टॉपिक है महलवारी सिस्टम। तो जब रियायतवारी सिस्टम और परमानेंट सेटल सिस्टम फेल हो गया टैक्स रेवेन्यू लेने वाला, टैक्स कलेक्शन का, तो उसके बाद एक नया सिस्टम स्टार्ट किया गया जो है महलवारी सिस्टम। इस मेथड में, रेवेन्यू कलेक्शन के इस मेथड में सेटलमेंट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और रियायतवारी सिस्टम की जो भी अच्छे वाले पॉइंट थे उन दोनों को शामिल किया गया था। तो ये वाला सिस्टम जो है वो सबसे पहले वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उसके बाद पंजाब में स्टार्ट हुआ था। ये जो सिस्टम था महलवारी सिस्टम, वो जमींदारी सिस्टम मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और रियायतवारी सेटलमेंट सिस्टम, रियायतवारी सिस्टम, इन दोनों का मॉडिफाई वर्जन था। मीन्स कहना चाहिए इन पहले वाले दोनों रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम में जो भी बेनिफिशियल पॉइंट थे उसको महलवारी सिस्टम में कलेक्ट किया गया था, ऐड किया गया था। महल का मतलब होता रखा गया था एक जो विलेज होती थी, कम्युनिटी होती थी, उसको महल कहा जाता था। और जो कंपनी होता था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इस महल से या विलेज कम्युनिटी से कांटेक्ट रखता था। इसमें जो टैक्स होता था, टैक्स देना रहता था, वो लगभग 30 ईयर्स के लिए फिक्स कर दिया जाता था कि पर ईयर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना है। और जो किसान होते थे, छोटे किसान और बड़े किसान, दोनों को ही एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना रहता था। इस सिस्टम में ऐसा होता था कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन अगर टैक्स पे नहीं कर पा रहा है तो वो टैक्स उस महल में, आई मीन उस कम्युनिटी में पाए जाने वाले दूसरे लोगों को मिल के पे करना रहता था। तो इस सिस्टम की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता था। अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं टैक्स नहीं दे पाता था तो उस विलेज के लोग को मिल के देना पड़ता था, जिससे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी उसकी कम्प्लीटली फ़ायदा ही होता था। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो जो सबसे स्टार्टिंग में हम पढ़े थे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, टैक्स लेने का, टैक्स कलेक्शन का, तो उनके कुछ फ़ायदे और नुकसान थे। तो सबसे पहले हम फ़ायदे देखेंगे। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के फ़ायदे जो हैं, कंपनी को हर साल एक फ़िक्स्ड अमाउंट टैक्स का मिल जाता था, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये लोग एक पर्टिकुलर पर्सन को, जमींदार को टैक्स कलेक्शन का काम दे देते थे, जिसकी वजह से और जो दूसरे डिपार्टमेंट थे उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासन के काम को आसानी से देख सकती थी। तीसरा है जो फ़ायदा था, ये फ़ायदे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही थे, इंडियन पीपल के लिए नहीं थे। तो जो लैंडलॉर्ड होते थे, ज़मींदार होते थे, उनको एक पर्टिकुलर एरिया का ऑनर बना दिया जाता था और वो जो ज़मींदार होते थे अपने मास्टर के लिए, कहना मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए लॉयल बने रहते थे, जब उनका बुरा समय आता था वफादार बने रहते थे। और जो लैंडलॉर्ड हैं उनको एक फ़िक्स अमाउंट पे करना रहता था टैक्स का, जिसकी वजह से उन लोग
खेती का जो काम है, कृषि का काम है, उसमें इंटरेस्ट दिखाते थे और जिसकी वजह से जो गांव के लोग हैं उनको उनकी हेल्प करते थे और उसकी वजह से उनको अधिक मात्रा में क्रॉप जो है ग्रो होता था, फसल उगा पाते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो अब हम फ़ायदे देख चुके हैं कि इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के क्या फ़ायदे थे। अब किसी भी चीज़ के अगर कुछ फ़ायदा होता है, मेरिट्स होता है, तो उसके डीमेरिट्स भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ऐसा नहीं रहता कि एक किसी भी चीज़ का सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो, फ़ायदा है तो नुकसान भी होगा साथ ही साथ। तो डीमेरिट्स देख लेते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के क्या नुकसान थे ये देख लेते हैं। तो जब ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया का ज़मींदार बना दिया गया, जिसकी वजह से एक नया सोशल क्लास स्टार्ट हो गया जिसको ज़मींदार कहा गया। और ये जो ज़मींदार थे वो ब्रिटिश पीपल के बहुत ही वफ़ादार थे और ये जो इंडियन पीपल थे उनके लिए एक श्राप साबित हुए, क्योंकि ये लोग टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश पीपल को देते थे और इंडियन पीपल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। जो सेकंड पॉइंट ये है कि जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, उसमें से अधिकतर लोग ऐसे होते थे जो कि लोगों का, इंडियन पीपल का फ़ायदा कराने के बदले, उनकी हेल्प करने के बदले अपने लिए एक आलीशान ज़िंदगी जीते थे, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो टैक्स देना रहता था उसका पूरा बर्डन किसान के ऊपर आता था, एक अत्याचार के रूप में उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। और नेक्स्ट टॉपिक ये है कि सेटलमेंट सिस्टम की वजह से जो कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से ये लोग जो नॉन फार्मिंग क्लासेस है, कहना चाहिए जो खेती किसानी नहीं करते, खेती किसानी के अलावा और दूसरे काम करते थे, उनके ऊपर भी टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है वो बहुत ही अनुचित साबित हुआ। अनफेयर तरीके से ये नॉन फार्मिंग क्लासेस के ऊपर टैक्स लगाते थे और इन सब की वजह से ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है रेवेन्यू कलेक्शन का, वो फेल हो गया।